पहला प्यार क्या होता है? पहला प्यार एक खूबसूरत एहसास जो शायद कोई भी इंसान कभी भूल नहीं सकता है, जिसके मायने और उसका महत्व सब के लिए अलग होता है। किसी के लिए वह एक बहुत अच्छी याद बन जाता है या फिर किसी के लिए एक बहुत बुरा सपना जिसे भूलना आसान नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि जिसे अपना पहला प्यार मिलता है वह इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होता है, क्योंकि वही पहला प्यार ही तो होता है जो हमें सबसे पहले प्यार करना सिखाता है, उस इंसान का महत्व समझाता है। पर क्या दूसरे प्यार में वह ताकत होती है कि इंसान अपने पहले प्यार को भुलाकर फिर से प्यार कर सकता है, या फिर वह बस एक जबरदस्ती में बांधा हुआ एक रिश्ता बन जाता है? कभी कभी लोग आगे बढ़ जाते हैं पर उनकी यादें और वो लम्हे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे ही पहले प्यार से हार मानने वाले दो लोग, कबीर और अदिति की यह कहानी महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, और उसी महाराष्ट्र के पुणे शहर जो आज एक हलचल भरा महानगर है, जो अपने आईटी पार्कों, शैक्षणिक संस्थाओं और संपन्न कला और संगीत परिदृश्य के लिए जाना जाता है। जिस शहर के एक घर जो पारंपरिक पुराने जमाने का घर था, जहां घर के बीच जगह थी जिसे मराठी में बाड़ा कहा जाता है, आज उस घर में बहुत खुशी का माहौल था। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। दरवाजे पर केले और फूलों की माला से द्वार सजाया गया था। सब लोग नौवारी साड़ी पहनकर बालों में गजरा लगाए बैठे थे। जहाँ दूल्हे के आने का इंतजार किया जा रहा था, अदू अदू सीखते हुए एक औरत वहां आती है और दुल्हन के कमरे में जाती है और दुल्हन को देखकर कहती है, अगुबाई, मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लगे, और अपने हाथ लाई हुई लाल मिर्चियों से अपनी बेटी की नज़र उतारती है और बाहर जाकर उसे जलाने को कहती है। उस पर अदिति, जो दुल्हन बनी हुई थी, नौवारी साड़ी पहने हुए, गहनों से सजी हुई थी, दिखने में गौरी चिट्टी, सुंदर और मासूमियत भरी थी, और अपनी माँ से कहती है, आई, हर माँ को अपनी बेटी सुंदर ही लगती है। उसकी आई इतरा कर कहती है, क्योंकि तुम सुंदर हो। और उसके दोस्त से कहती है, इसका ध्यान रखना, और तैयार भी, मैं अभी बाहर जा रही हूँ मेहमानों से मिलने के लिए। और एक बार फिर अपनी बेटी को अपने आँखों से काजल लगाकर और हाथों से उसकी नज़र उतार कर वो बाहर चली जाती है। अपनी बेटी की शादी हर माँ का सपना होता है, और ऐसे में अगर घर की बड़ी बेटी अदिति यानी अदू की शादी हो रही हो तो यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अदिति दूसरी कास्ट में शादी करने वाली थी। एक मराठी ब्राह्मण लड़की होकर एक पंजाबी से शादी कर रही थी। फिर लोग तो बातें करने ही वाले थे, पर उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी माँ फोन पर बात कर रहे अदिति के पिता के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, आप सभी किससे बात कर रहे हैं? लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं, चलिए हमें उनका स्वागत करना होगा। जय के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वह नाराज़गी से अपनी पत्नी की ओर देखता है और कहता है, मालिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। ओहो, अभी सुनने का समय नहीं है, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। और उसके कंधे जोर से पकड़कर रोते हुए कहता है, वो लोग नहीं आ रहे मालिनी, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी की शादी हो रही है। हकलाते हुए जय कहता है, मुझे पता है घर पर मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ मालिनी, वो लोग नहीं आ रहे हैं। मालिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसे कैसे वो लोग शादी के लिए दिन शादी तोड़ रहे हैं? पीछे से अदिति रोते हुए आती है और कहती है, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं आई, आपकी बेटी कोई परी नहीं है जो कोई उसे पसंद करेगा। उसके पिता अपनी रोती हुई बच्ची को देखकर कहते हैं, अदू बेटा,
हम बात करेंगे न उनसे बाबा, उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी है। उसने मुझे भी फ़ोन कर सब कुछ बताया है। और रोते हुए उनकी करीब जाकर अदिति अपने आई बाबा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है, आई बाबा मुझे माफ़ करना, शायद आप सही थे कि मुझे अपनी पसंद के लड़के से नहीं बल्कि आपकी पसंद के लड़के से शादी करनी चाहिए थी। और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके माँ बाप उसे आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं, पर अदिति अपने आप को कमरे में बंद कर देती है और रोते हुए कहती है, आए बाबा आप सब लोगों को यह खबर दे दीजिए कि शादी नहीं हो रही है और उन्हें जाने के लिए कह दीजिए। जय कहता है, अदू पर बेटा बाबा प्लीज़ मेरी बात मानिए और मैं वादा करती हूँ कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। बस मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। शाम होने को आती है, सारे मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और अदिति अपने कपड़े बदल कर कमरे से बाहर आती है, जहाँ सब लोग घर के अंदर के बांडा आंगन में, जहाँ घर के बीच तुलसी थी, वहाँ बैठे थे। घर अभी भी सजा हुआ था, बस सब अदिति के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अदिति सबके सामने आती है और उन सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह कभी ऐसा कुछ करेगा। शायद मैंने उससे प्यार कर गलती की। मुझे माफ़ करिए बाबा, मैं सच में नहीं जानती थी कि वह यह शादी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था और उसने मुझसे प्यार भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया। वो सब उसे चुपचाप देख रहे थे और वहीं खड़े थे। फिर उसके पास एक औरत आती है जो शादीशुदा थी और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, अदू अब यह सब छोड़ और तुम चलो मेरे साथ। सभी को इशारा कर यह कहते हुए वह उसे वहां से ले जाती है। दोनों घर में एक जगह बैठकर चाय पीते हुए बैठती है। अदिति उनसे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहनी भाभी, पर आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? आज नहीं तो कल मुझे उनके सवालों के जवाब देनी ही है। जानती हूँ, पर अदू देखो यह सही समय तो नहीं है। पर अदू यह कहानी क्या है? हम सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अब तुमने कहा कि वह शादी भी अपने फायदे के लिए कर रहा था। तुम क्या कहना चाह रही हो? अदिति की जिंदगी आज बिखर गई थी। जिस इंसान से उसने शादी करना चाहा, उसी ने उसे धोखा दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आज अदिति को अपने सबसे बड़े दिन इतना बड़ा झटका मिला था? अदिति गहरी सांस लेते हुए कहती है, आप मेरी बहनी कम दोस्त ज़्यादा हो। आपको पता है ना उस पर जिसकी बहनी हाँ में सिर हिलाती है। और अदिति नाराज़गी से मुस्कुराकर उन लम्हों को याद कर बताती है, 2 साल पहले की बात है। आपकी और शिव भाई की शादी तब हुई नहीं थी। बाबा का ट्रांसफ़र फूड मिनिस्ट्री के दिल्ली वाले ऑफिस में हुआ था। मैंने तभी अपनी डॉक्टर पूरी कर मैं एक छोटे क्लिनिक में काम करती थी और तभी एक दिन वो वहाँ आया। दिल्ली के एक फूड कंपनी के मालिक का लाडला बेटा वहाँ क्लिनिक में आया था। उसे कुछ चोट लगी थी और उसे पहली बार देखा ना, मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। पर मैंने अपने आप पर काबू किया और उसका इलाज किया और फिर वो कोई ना कोई बहाना कर वो रोज़ क्लिनिक आया करता था, मुझसे मिलने आता था और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमें पता भी नहीं चला। आई बाबा को उसका मुझसे मिलना पसंद नहीं था क्योंकि वो एक पंजाबी था, पर धीरे धीरे हमने सबको मना लिया और शादी के बंधन में बंधने के बारे में सोचा। उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने पापा का बिजनेस संभाला था। धीरे धीरे मैंने घर के लोगों को मनाया और आप सब राजी भी हो गए। जब शादी की तैयारियां चल रही थी तो उसने कभी दहेज नहीं मांगा, पर बाबा के फूड मिनिस्ट्री में से अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट पर फूड मिनिस्ट्री की साइन मांगी और मेरे भोले भाले आई बाबा बात मान गए। यह समझ कर कि हमारी बेटी उस घर जा रही है तो हम इतना तो
कर ही सकते हैं, उनका होने वाला दामाद है वो। और मैं इतनी बेवकूफ़ प्यार में अंधी थी कि उसके साइन के लिए मैंने बाबा को मनाया ताकि उसके पिता हमारी शादी के लिए मान जाए और वो अपने पिता को वो यह कह सके कि उसमें इतनी काबिलियत है कि वो उनके कंपनी का सीईओ बने। वो कहता था कि उसके पिता उसे तभी उस कंपनी को संभालने देंगे जब वो खुद अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाए। और उसने एक फूड कंपनी के लिए फूड मिनिस्ट्री में काम करने वाले आदमी की बेटी को फंसाना ताकि उसका फ़ायदा हो। पर बहनी, आपको पता है मैंने इतने सारे उसके प्रोजेक्ट बाबा के हाथों मुमकिन करवा लिए कि उसने खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। अपने पिता से अलग होकर उसने अपनी खुद की कंपनी इतनी छोटी उम्र में खड़ी कर दी। और इतनी छोटी 25 साल की उम्र में यह करना, तो मेरे आई बाबा भी उसे एक और काबिल ये तारीफ समझते। ना तो वो शादी के लिए मान गए, पर मैं पागल कभी उसे समझ ही नहीं पाई। और वो रिश्ता जो उसने अपने फ़ायदों के लिए जोड़ना चाहा, काम होते ही उसे तोड़ दिया। और रोते हुए कहती है, पर इस सब में मेरा क्या बहनी, मैंने तो हमेशा उससे सच्चा प्यार किया, वो भी पहली बार। आपको पता है बाबा हमेशा कहते हैं बेटा सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दो, प्यार व्यार सब बेकार है। और मैंने अपने डॉक्टर बनने तक वही किया, मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों बहनी? और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उस पर उसकी बहनी उसे गले लगाकर उसे शांत होने को कहती है और कहती है, तुम नहीं जानती थी कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है और अपने फ़ायदे के लिए वो सब कर रहा है। पर मेरा क्या बहनी, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया ना। अदू देखो, यह जो भी हुआ है उसे एक सबक समझकर आगे बढ़ो। जिंदगी यही ख़त्म नहीं होती है और तुम अपने आप से प्यार करना सीखो और उसे भुलाओ, सब ठीक हो जाएगा। अदिति गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं होगा बहनी, इतना आसान नहीं है। जानती हूँ नहीं होगा, क्योंकि सबको मनाना, दूसरों के खिलाफ जाना, वो यादें और अपने पहले प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारना हम सभी का सपना होता है। मैं भी जानती हूँ, आखिर तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए मैंने भी अपने घर वालों को मनाया है, उनके खिलाफ गई हूँ, तभी तो तुम्हारे भाई से शादी कर पाई हूँ। बहुत मुश्किल होता है, पर भाभी आपको भैया मिले, मुझे नहीं मिले, भाभी जोर से कहती है। और न ही अब मिलेंगे, क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है। तो उसके बारे में सोच कर क्या करोगी? रो रो कर अपनी हालत खराब करोगी? एक बताओ अदू, तुम कब से इतना रोने लगी हो? तुम्हें याद है तुम्हारे भाई और मुझे मिलाने के लिए तुमने कितने झूठ बोले थे? तुम सब से लड़ा करती थी हमारे लिए। तुम्हारी इजाज़त के बिना मोटी आई और मोटे बाबा एक कदम आगे नहीं लेते हैं। वही हमारी अदू थी जो हो गया सो हो गया कहकर आगे बढ़ती थी। क्या आज वो हार गई है? अदिति अपना सिर उठाकर अपनी बहनी और देख कर कहती है, शायद आप सही हो बहनी, पर फिर भी वो बातें तो याद आ ही जाएगी ना। तुमने ठीक कहा अदू, पर उस बात से जितना घिरी रहोगी उतनी तकलीफ तुम्हें होगी। अपने आप को काम करते रखो, आगे बढ़ो और उसके बारे में सोचना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने आंसू पोंछते हुए अदिति कहती है, ठीक है बहनी, मैं कोशिश करूंगी। भाभी मुस्कुरा कर कहती है, यह हुई न बात, तो अब चले, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, किसी ने भी खाना नहीं खाया है। सब अगर तुम्हें हमेशा के जैसे देखेंगे तो वो सब भी वैसे ही रहेंगे जैसे थे। बहनी मुस्कुराकर गले लगाकर वहाँ से जाती है और अदिति की हंसी उदास हो जाती है और सोचती है, बहनी सच कह रही है, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, यहाँ हमेशा फैसले मुझे पूछ कर ही होते हैं, और अगर मैं टूट गई तो बाकियों का क्या होगा? वेदिका और विभू का क्या होगा? फिर भी उसकी भाभी उसे आवाज़ लगाती है। अदू आवाज़ आने पर आंसू पोंछ कर वो मुस्कुराते हुए
आई बहनी उनके पीछे जाती है। जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर आगे बढ़ना यही जिंदगी का असूल होता है। दिल्ली न्यायालय कुर्सी पर बैठे हुए एक जज कहता है, मिस्टर और मिसेस भाटिया, क्या आप अपने इस फैसले को लेकर खुश हैं? और वहीं एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा होता है जो बहुत निराश गुमसुम सा था, और उसके बगल में उसका वकील बैठा था जो कहता है, जी जज साहब, मेरे क्लाइंट यह फैसला पूरे होश और आवाज़ में ले रहे हैं। और वही दूसरी बाजू में साड़ी पहने हुए एक लड़की बैठी हुई थी जिसके कंधे पर एक हाथ था, और वो उस हाथ को छूकर अपने हाथ में लेकर उस आदमी की ओर देखकर मुस्कुराकर कहती है, जी हाँ, मेरे फैसले से बहुत खुश हूँ। फिर जज साहब कहते हैं, ठीक है, आज से मिस्टर और मिसेस भाटिया, आप दोनों कानून और दुनिया की नज़र में एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। और जज साहब की बात सुनकर कोर्ट के कागजात पूरे कर वो सब बाहर निकल जाते हैं, जहां वो गुमसुम सा बैठा हुआ आदमी पहली बार अपना मुंह खोलकर उस आदमी से कहता है, क्यों किया यह सब आरब? तुमने कबीर के मुकाबले आरब दिखने में ज़्यादा सुंदर था और स्टाइलिश भी। और कहता है, कबीर, तुम जानते हो मुझे हमेशा से चमक पसंद है, और वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से एक दूसरे से हमने सब कुछ आपस में बांटा है। जिस तरह तुम उससे प्यार करते थे मैं भी करता था, पर लायक बनना था जो मैं आज हूँ। कबीर कहता है, किसी को धोखा देकर आरब कहता है, हाँ दिया मैंने धोखा, पर अपने प्यार के लिए। पर पता है बात समीरा की नहीं है, बात तो तुम्हारी है, हमेशा से तुम्हारी ही थी। तुम हमेशा मुझसे आगे रहे हो, फिर चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में। मेरे पिताजी तुम्हें ज़्यादा पसंद करते थे, हमेशा से ज़्यादा होशियार और काबिले-मंद समझते थे। उनका खुद का बेटा होने के बावजूद उन्होंने अपनी ही कंपनी से मुझे एक छोटी पोस्ट पर तुम्हारे साथ काम करने को कहा, और शायद तुम बेस्ट हो, पर समीरा के मामले में नहीं। जानता हूँ तुमने समीरा से प्यार किया, पर उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। उसकी माँ ने तुम्हारे प्यार के चलते तुम्हारी शादी समीरा से करा दी। कबीर निराश के साथ कहता है, और तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड की बीवी पर नज़र डाली। कबीर कहता है, मैं उससे प्यार करता था। आंसुओं के साथ कबीर कहता है, तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और एक बात बता, तुम कब से मुझसे इतना जलने लगे? आरब घमंड के साथ कहता है, हमेशा से। जैसा मैंने कहा, तुम हर मामले में मुझसे बेहतर थे। और समीरा जो उसके बगल में खड़ी थी, दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी, सुंदर चेहरा, सब कुछ। और वो आदमी समीरा की ओर देखकर कहता है, फिर चाहे वो तुम्हारी पसंद ही क्यों न हो। और फिर कबीर उसकी बगल में खड़ी समीरा से कहता है, बहुत खूबसूरत हो तुम, पर पता है तुमने एक सच्चा प्यार करने वाले को धोखा दिया है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जल्दी से मेरी ज़िंदगी से जा रही हो। समीरा कहती है, अपने प्यार के लिए लड़ना और खेल खेलना कोई बुरी बात नहीं है कबीर, और मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। और वैसे भी ज़िंदगी एक साथ गुजारने के लिए सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए है, पैसा, गाड़ी, बंगला और प्यार, जो मैं तुमसे कभी नहीं करती थी। कबीर कहता है, पर मेरे प्यार का क्या समीरा? तुमने इतना प्यार करता था, मुझे एक बार बता देते, शादी ही नहीं करता। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखता था, मैं अपने घर वालों से लड़ा तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? समीरा कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर शादी में प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी वो शादी एक काबिल शादी होती है। और प्यार के
साथ साथ इंसान की ज़रूरत भी होती है जो तुम्हारे उस छोटे घर में और तुम्हारी ज़िंदगी में मुझ नहीं मिल सकती थी, जो मुझे तुम्हारे साथ तो नहीं मिल सकता था। और प्यार किया है मैंने आरब से किया है था और हमेशा करूँगी, और वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज़ है। कबीर उन दोनों से कहता है, तुम भी उन लालच की भरी औरतों में से एक हो जिसे सिर्फ पैसा चाहिए, और तुम अरब दोस्ती तो मैंने निभाई थी पर तुमने लोगों ने नहीं, मेरे पीठ पीछे तुम लोग क्या कुछ नहीं करते होगे। समीरा कहती है, हो गया तुम्हारा, अब यहाँ से जा सकते हो। नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ से वो दोनों जाते हैं कोर्ट के अंदर, जहाँ वो लोग कोर्ट में शादी करने वाले थे। उन्हें वहाँ से जाता देख कबीर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि आज उसने सिर्फ प्यार में धोखा नहीं खाया था बल्कि दोस्ती में भी खाया था, जिसके साथ वो हंस लिख कर बड़ा हुआ। उस दोस्त ने आज उसे धोखा दे दिया था। तभी उसे रोते हुए जमीन पर अपने हाथ पटकते हुए देख कबीर की माँ वहां आकर उसे गले लगाती है और उसे चुप होने के लिए कहती है, और वो लोग उसे घर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर कबीर उन्हें उनके साथ आने पर मना कर देता है और घर नहीं जाता और एक बार में जाकर बैठ जाता है और खूब शराब पीता है, जो कि हद से ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि उसे चलने तक का भी होश नहीं होता। होटल का मैनेजर उसे वहां से बाहर निकाल देता है और तभी एक गाड़ी वहां से गुजरती है जो उसे रास्ते में आता देख रोकती है, और वहां से भाई भाई कहते हुए दो लड़के बाहर आते हैं। वो उन दोनों की देख उन्हें जाने को कहता है, पर वो दोनों ही नहीं जाते और ज़बरदस्ती कर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। कबीर इतना ज़्यादा नशे में था कि उसे वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी याद नहीं होता है। और वो दो लड़के उसे मयूर विवाह भेज एक सोसाइटी में ले जाते हैं जहां वो रहते हैं, एक छोटी सी सोसाइटी जो कि 5 माले की बिल्डिंग थी।